सुप्रभात छात्राओं। हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत पिछले वीडियो में जो काव्य वाला अंश है उसका अध्ययन कर रहे थे। आज हम गद्य भाग से उठाते हैं कुछ अंश। तो सबसे पहले जो गद्य भाग में आपके प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का हमें अध्ययन करना है। तो आज हम प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेखक और रचना परिचय अंश से कुछ लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रेमचंद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियां लिखने के बाद वे हिंदी में आए और प्रेमचंद हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी तथा गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे। मेरे विचार में उनके निबंध संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा हिंदी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए, कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। और यही कारण है कि प्रेमचंद को साहित्य जगत में कथा सम्राट नाम से जाना जाता है, सम्मानित किया जाता है, कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट नाम से। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता है। ये एक कला के जगत में और साहित्य के जगत में सदा ही यह प्रश्न उठता रहा है कि कला कला के लिए है या कला जीवन के लिए है, या साहित्य या कविता केवल कविता करने के लिए की जाए या कविता जीवन के लिए हो। अर्थात जो कला सृजन हो रहा है या जो साहित्य रचना की जा रही है उसके रचनाकार को सामाजिक सौदेश्यता को ध्यान में रखकर रचना करनी चाहिए, या केवल अपनी मौज में आकर मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं यह लिखूं, या मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये कलाकृति बनाऊं, ये उसके ध्यान में होना चाहिए। इस बात को लेकर प्रश्न उठाया जाता है और इसे लेकर जो कलाकार हैं या साहित्यकार हैं उनमें यह विचार सदैव रहा है और कला जीवन के लिए के सिद्धांत को प्रेमचंद ने स्वीकार किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में खासतौर से यह विचार सामने रखा था कि कला कला के लिए नहीं, कला जीवन के लिए होनी चाहिए। कला का उद्देश्य समाज से जुड़ा होना चाहिए, साहित्य का उद्देश्य सामाजिक सौदेश्यता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रेमचंद उसी विचारधारा के पक्षधर हैं। प्रेमचंद ने यह विचार सामने रखा कि साहित्य ही समाज को उन्नति की ओर ले जा सकता है। साहित्य समाज को प्रगति की ओर ले जाने वाला एक उपयोगी माध्यम हो सकता है। यह प्रेमचंद का विचार था और यह विचार मानते हुए कविता की या साहित्य की सामाजिक सौदेश्यता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। समाज सुधार उनके साहित्य का मुख्य स्वर है। चाहे हम उनकी कहानियां देखें, चाहे हम उनके उपन्यास देखें, सब में एक सामाजिक चेतना, एक समाज सुधार की चेतना स्पष्टतः नजर आती है। कला का कार्य मनोरंजन नहीं है। कविता या कलाकृति केवल मन बहलाव का साधन नहीं है। प्रेमचंद ने स्पष्ट कहा, उपन्यास केवल समय काटने के लिए पढ़े जाने वाले मन बहलाव के साधन मात्र नहीं है। वे उपन्यास नींद नहीं आ रही इसलिए समय काटने के लिए पढ़े जाएं और पढ़ते पढ़ते सो जाया जाए इसके लिए नहीं है। वे नींद से जगाने के लिए हैं, जागृत करने के लिए हैं।
चैतन्य बनाने के लिए हैं, जगा करके, चेता करके, यह सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए कि समाज की दशा क्या है और उसके लिए हमारा कर्तव्य क्या बनता है। ये जागरूकता लाने के लिए है, ये इनका उद्देश्य रहा। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी कहानियों की और अपने उपन्यासों की सर्जना की। उनके सभी उपन्यास, उनकी सभी कहानियां किसी न किसी सामाजिक उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी समाज सुधार की चेतना से जुड़े हुए हैं। समाज में किसान की दशा, मजदूर की दशा, एक गरीब आदमी की दशा क्या है, उसको व्यक्त करते हैं। किसान के जीवन का जीवंत दस्तावेज है उनका उपन्यास गोदान। एक आम ऋणग्रस्त किसान, एक आम मजदूर, एक आम गरीब व्यक्ति कैसे अपना जीवन जीता है, एक मजदूरनी कैसे खेत की मेड़ पर अपने बालक को, दुधमुहे बच्चे को सुला करके खेत में काम करती है, उस मजदूरनी के सौंदर्य को, उस मजदूरनी के रूप को, उस मजदूरनी की हिम्मत को, उसके जीवट को उन्होंने देखा है, उसे व्यक्त किया है। तो उनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना, इन सब का चित्रण करना है। और इनका चित्रण करके इनकी दशा के सुधार का प्रयास ही वो अपनी कहानियों में करते दिखाई दे जाते हैं। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियां पाठक के मन में केवल करुणा नहीं जगाती, वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर प्रेरित भी करती हैं। करुणा तो जागृत करती है, लेकिन करुणा यदि उसके साथ सकारात्मकता न जुड़े, या व्यक्ति सक्रिय न हो, या चैतन्य न हो, या चैतन्य होकर प्रयासरत न हो, तो वो करुणा कोरी सहानुभूति बनकर रह जाती है। और ये जो चेतना, ये प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो जगाती हैं, व्यक्ति को सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर यह शोषित व्यक्ति है, इसकी दशा क्यों है, इसकी दशा को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके प्रति मन में संवेदना जागृत कर देती है। अपने प्रारंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है। प्रेमचंद की कहानियों के संबंध में यह चर्चा करना भी आवश्यक है। उनके प्रारंभिक दौर की कहानियां हैं वो आदर्शवादी कहानियां हैं, उनका आदर्शों पर पूरा विश्वास रहा है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, और आदर्श से धीरे धीरे प्रेमचंद यथार्थ की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक दौर की कहानियां हैं, उनमें पूरी तरह आदर्शों पर उनका विश्वास है, आदर्श उन कहानियों में जीतता हुआ दिखाई देता है। उस दौर की कहानियां हैं जैसे पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, जिसमें आदर्श अंततः जीतता है। पंच परमेश्वर, गांव में जो पंच में परमेश्वर का निवास होता है, यह जो विश्वास है, इस विश्वास की इसमें जीत होती है। नमक का दरोगा में, नमक का जो दरोगा है उसकी ईमानदारी पर जो विश्वास है, किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार का विरोध करता है, ईमानदार बनकर रहता है, उस ईमानदारी पर जो उसका विश्वास है, उसकी ईमानदारी है, उसकी जीत होती है। तो ये प्रारंभिक दौर की कहानियों में प्रेमचंद का आदर्शों पर पूरी तरह से विश्वास रहा है, और उन आदर्शों की स्थापना हम उनकी कहानियों में स्पष्टतः देख पाते हैं। इसके अगले दौर की कहानी आती हैं, या कहानियों का दूसरा दौर आता है प्रेमचंद की कहानियों में, जहां आदर्शोन्मुख यथार्थ है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यहाँ पर कहानियों में यथार्थ की अभिव्यक्ति है, लेकिन अंततः आदर्श की जीत होती है। यथार्थ तो व्यक्त करते हैं, समाज की सच्चाइयों को उभारते हैं, लेकिन अंततः फिर भी आदर्श की जीत होती है, और अंततः आदर्श की स्थापना हम उसमें देख पाते हैं। जैसे बूढ़ी काकी कहानी, जहाँ हृदय परिवर्तन के द्वारा जो परिवार में जो वृद्ध लोगों की अवस्था है, उस अवस्था का वर्णन करके उस अवस्था में सुधार का जो रूप है, उनके अपमान में कमी, या उनके प्रति जो परिवार में बेरुखी है, उस बेरुखी के समापन को भी वो दिखाते हैं, और एक अच्छी
जो सुदृढ़ जो पारिवारिक व्यवस्था है, जहाँ बुजुर्गों का पूरा सम्मान है, उस अवस्था की स्थापना करते हैं। तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का दौर है, उस दौर की कहानियाँ हैं। और तीसरा दौर आता है यथार्थवादी कहानियाँ। यहाँ आकर प्रेमचंद का आदर्शों से मोह जैसे पूरी तरह भंग हो गया और समाज के कटु यथार्थ को, कड़वी सच्चाइयों को, जो आदर्श, जो यथार्थ है जीवन का, उस यथार्थ को ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही वो अपनी इस अंतिम दौर की कहानियों में सामने रखते हैं। जैसे सदगति कहानी, पूस की रात कहानी, गोदान उपन्यास, ये इस दौर की कफन कहानी, ये इस दौर की कहानियाँ हैं। यहाँ प्रेमचंद जो जीवन का कटु यथार्थ है, उस यथार्थ को ज्यों का त्यों अपनी कहानियों में, जिस अवस्था में है वो गंदा है, कटु है, उसे अपनी वास्तविकता के साथ वैसा का वैसा वो हमारे सामने रख देते हैं। तो कफन और पूस की रात, सदगति जैसी कहानियों में यथार्थवादी दृष्टि की झलक मिलती है। तो प्रेमचंद की कहानियाँ अत्यंत सरल हैं, सहज शैली में लिखी गई हैं, भाषा एकदम सजीव और पारदर्शी है। उनकी कहानियाँ भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती हैं और सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। तो भारतीय सामाजिक जीवन, भारतीय जीवन की जो विसंगतियाँ हैं, उस जीवन में जो भी बुराइयाँ उन्हें नज़र आती हैं, उन पर तीखा प्रहार करती वो कहानियाँ प्रतीत होती हैं। चाहे वह एक मजदूर की दशा हो, चाहे परिवार का वर्णन हो, चाहे कुसुम जैसी कहानी हो जिसमें दहेज की जो पीड़ा है, दहेज प्रथा के कारण जिस प्रकार से वो कष्ट झेलती है, उसका वर्णन भी वो करते हैं। बहुत सारी जीवन के अनेक पक्षों को स्पर्श करती हुई, उनको अपने सच्चाई के साथ हमारे सामने रखती हुई प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। तो आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हम अगले वीडियो में प्रेमचंद की जो बड़े भाई साहब कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उस कहानी की समीक्षा करेंगे।